Assalamualaikum dear students, hope you are fine. So as you know today I'm going to discuss about the classification of industries, and already in earlier lecture, in earlier video, I also discussed about the classification of industries. And there are the different modes regarding the classification of industries. And in that very class, in that very lecture, I discuss their classification of industries, but on the basis of this investment of capital या size of capital. साइज ऑफ पे मैंने वहां पे क्लासिफाई किया दो हिस्सों में. एक तो मैंने वहां पे बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, और आज के टॉपिक में लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डिस्कस करूंगा. तो लिसन बेटा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज हमारे पास कुछ स्मॉल स्केल होती है और कुछ लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल उनको बोला जाता है कि जिनमें आप देखो स्मॉल स्केल पे, यानी स्मॉल लेवल पे आप देखो इनपुट ऑफ दिस कैपिटल and this हायरिंग ऑफ लेबर्स एंड प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन हो, तो उनको बोला जाता है स्मॉल स्केल. और एज कंपेयर टू लार्ज स्केल उनको बोला जाता है जिनमें इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हाई, टेक्नोलॉजी इज सुपीरियर, एंड साइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अदर थिंग्स दैट इज प्रोडक्शन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल. सो दैट आर टर्म्ड एज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ दिस सिलिक वेविंग इंडस्ट्रीज जो है, या आप देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है, उनको बोलते हैं हम स्मॉल स्केल. क्यों? इनमें आप देखो जो साइज ऑफ कैपिटल होता है वो स्मॉल में ही रिक्वायर्ड होता है स्मॉल स्केल पे. और किस लेवल पे हम स्मॉल स्केल कर रहे हैं, मतलब स्मॉल स्केल आप देखते हैं जिनमें हमें जिन यूनिट्स को एस्टेब्लिश करने में, या जहां पे हमें रिक्वायर्ड हो एटलीस्ट 1 करोड़ का मैक्सिमम लिमिट कैपिटल, जिनमें अप टू 1 करोड़, मैक्सिमम 1 करोड़ तक इनपुट किया जाएगा कैपिटल. सो दैट आर टर्म्ड एज द स्मॉल स्केल. तो उनमें हम देखेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, द सिलिक वेविंग इंडस्ट्रीज, या बाकी अदर साइकिल वॉच अदर इंडस्ट्रीज. एंड दैट इंडस्ट्रीज जिनमें आप देखो मोर देन 1 करोड़, यानी ये तो फिलहाल तो हमने ये टाइम टू टाइम चेंज होता है ये लिमिट. तो हमने स्मॉल स्केल के लिए प्रेजेंटली जो लिमिट है अप टू 1 करोड़, लेकिन ये कभी फ्यूचर में चेंज भी होगा. और जिनको हमें मोर देन 1 करोड़ उनको हम लार्ज स्केल बोलते हैं उन इंडस्ट्रीज में. इनमें क्यों होता है? इनमें साइज ऑफ कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होता है एंड टेक्नोलॉजी वगैरह ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, सुपीरियर होती है. वही मैंने मेरा लिखा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कैपिटल स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. तो स्मॉल स्केल मैंने वहां पे किया. अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल मीन जिनमें लार्ज दिस रिक्वायरमेंट हो, इंडस्ट्रीज दैट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. बेटा जिनमें लार्ज, अब लार्ज कितना है हमने फिगर मेंशन की है, तो वो फिगर रेफरेंस को मेंशन किया गया, दैट इज मोर देन दिस 1 करोड़. और जिनको विद इन 1 करोड़ उनको स्मॉल में हम लाते हैं. और जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इज सुपीरियर, यानी इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल मोर यानी होता है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है एंड टेक्नोलॉजी सुपीरियर होती है स्मॉल स्केल में. और कुछ ऑटोमेटिक टूल्स होते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं, या आप देखो जिनमें आप देखो मैन्युअली ज्यादा नहीं करना होता है, जो ऑटोमेटिक होते हैं, रोबोटिक इंडस्ट्रीज होते हैं जिन पे रॉबोट्स वगैरह, तो उनको कंट्रोल वही कर रहे हैं. तो उन ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं जिनमें कंप्यूटर एडेड टूल्स, टेक्नोलॉजी और मशीन्स है. तो उनमें आप देखो सुपीरियर दिस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो जिनमें लार्ज कैपिटल और सुपीरियर हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा एंड प्रोडक्शन इज हाई एंड साइज ऑफ कैपिटल एंड दिस लेबर्स इज आल्सो दैट आर टर्म्ड एज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बेटा जितनी भी ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, तो आप देखो इनमें इन इंडस्ट्रीज में आप देखो लार्ज कैपिटल और लार्ज सुपीरियर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी जरूरत होती है. तो स्केल ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल हाई होता है, उनमें स्केल ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल यानी मैग्नीट्यूड कम होता है. तो हैवी इंडस्ट्रीज आप देखो, कुछ अदर हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज जो आप देखो बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी टूल्स बनाते हैं, जैसे रेलवे इंजन बनाते हैं, सैटेलाइट्स बनाते हैं, या उसके अलावा आप देखो कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज जो होते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, उसके अलावा जो बड़े बड़े हैवी मशीनरीज बनाते हैं. हैवी मशीनरीज मींस आप देखो जो कोई फॉर एग्जांपल दिस शिप्स, एरोप्लेन्स, या बाकी अदर आप देखो सैटेलाइट्स वगैरह, स्पेस से रिलेटेड आप देखो कोई इक्विपमेंट्स बनाते हैं, या ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, या आप देखो रेलवे को दिस इंजन वगैरह. तो इनको हम बोलेंगे हैवी इंडस्ट्री, सॉरी इनको बोलेंगे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बिकॉज फॉर दैट इंडस्ट्रीज यानी आईटी इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज,
industries and this aeroplane, yeah, as this aviation related or space related industries. So they need a superior technology and a large amount of capital. So they are for their installation. So they are termed as the large scale industries. Understand this? तो जैसे आप देखेंगे these silk weaving, these food processing industries, oil processing industries that are termed as the small scale industries. अब नेक्स्ट बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब देखो बेटा पोजेशन पे हम, यानी कुछ इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है, कुछ इंडस्ट्रीज को आप देखो कोई इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है। तो ऑनरशिप पे हम 4 टाइप्स है बेटा, ऑनरशिप पे 4 टाइप्स इंडस्ट्रीज के हैं। देयर आर दी ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन। ओनरशिप मींस मालिकियत, कंट्रोल। जो इंडिया में इंडस्ट्रीज है इनको देखा गया ये अंडर दी 4 हम देखेंगे ऑनरशिप में आती है। तो इनको बोला गया देयर आर दी 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। वन इज द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। बेटा एक ऑनरशिप पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको पिछले में टॉपिक में पढ़ाया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड, पब्लिक रिसोर्सेज, प्राइवेट रिसोर्सेज एंड दिस कम्युनिटी बेस्ड, यानी वो फर्दर कम्युनिटी बेस्ड है, नेशनल रिसोर्स है या इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो इसी तरह कुछ इंडस्ट्रीज को आप देखो गवर्नमेंट ऑफ यानी नेशन कंट्रोल कर रहा है, या एजेंसीज यानी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या एजेंसीज गवर्नमेंट के होंगे वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम उनको बोलेंगे पब्लिक, वो पूरे नेशन की होती है। Public sector owned and operated by government agencies. Example BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। बेटा जो बेल है इंडिया में ये इलेक्ट्रिक लिमिटेड बनाती है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैवी। तो ये बेल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक हैवी मशीनरी बनाती है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस कर रही है। तो इंडस्ट्री का नाम है बेल। बेल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ नेशन या पब्लिक ऑफ नेशन। तो ऑनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नेशन। उसके बाद SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड जो है दिस इज ऑल्सो ऑपरेटेड एंड ओनर्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी इनका काम होता है स्टील वगैरह प्रोड्यूस करना है। इनके अलग अलग प्लांट्स होंगे, इनके बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन जो वो सारे अलग अलग सिटीज में अलग अलग प्लांट्स है, लेकिन ओवरऑल ये सारे इनको बोला जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। यानी स्टील प्लांट्स, आयरन स्टील प्लांट्स प्राइवेट भी है, लेकिन कुछ आयरन स्टील प्लांट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्हीं को बोला जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड है। तो ये भी आप देखो कहां से है, दैट इज ऑल्सो दिस पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। तो उसके अलावा हाल HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो ये आप देखो एरोनॉटिक लिमिटेड है, ये आप देखो दिस रिलेटेड दिस एरोप्लेन या स्पेस से रिलेटेड डिफरेंट रॉकेट्स वगैरह अदर थिंग्स या सैटेलाइट्स ये डिजाइन करते रहते हैं। तो ये आप देखो जो इंडिया में हाल है, HAL हाल है, SAIL सेल है और BHEL है। सो दीज आर नोन एज these public sector industries because they are operated and owned by the government of India, owned and government of agencies। वही हुआ ना, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। किसी को फॉर एग्जांपल आप देखो आई कैन से जो अंडर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या बाकी अदर आते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह में आप देखो, या दिस माइनिंग एंड मिनरोलॉजी में आते हैं, इनको एजेंसीज बोलते हैं। लेकिन ये सारे आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको कंट्रोल कर रहा है। यानी एक बेटा आपको याद रखना, बेल BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये पूरा फार्म है इसका, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ये इक्विपमेंट्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैवी इक्विपमेंट्स। उसके बाद सेल SAIL, ये स्टील वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। उसके अलावा आप देखो NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये क्या बनाते हैं, दिस पावर प्रोडक्शन करते हैं, थर्मल पावर प्रोडक्शन करते हैं। जो बेटा नेशनल थर्मल पावर प्रोडक्शन करते हैं उसको लिखते हैं NTPC, नेशनल थर्मल पावर। और दूसरा है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन यानी ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो नेशनल ये डिपार्टमेंट है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट थर्मल प्लांट्स में। तो जो ये डिफरेंट थर्मल प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसका नाम है, उन इंडस्ट्रीज का नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और दूसरा कॉर्पोरेशन जो है, दूसरी एजेंसी जो आप देखो पावर प्रोड्यूस कर रही है वो हाइड्रो, इनका काम है कि डैम्स बनाना और पावर प्रोड्यूस करना, उसको लिखा जाता है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन।
तो बेटा अगर आपको कल आया व्हाट इज द बेल भारत हैवी इलेक्ट्रो लिमिटेड सेल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये पावर कॉर्पोरेशन इंडिया में ये पावर प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी बट थर्मल, और जो हाइड्रो पावर होता है उसको बोलते हैं हम नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। ये दो इंडस्ट्रीज है जिनका काम ये होता है। तो ये आप देखो क्या कर रही है, ये हिंदुस्तान की आप देखो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, ये ऑपरेटेड ओनर्ड बाय द एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफ, सो दे आर नोन एज दीज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो ओनरशिप, इनकी ओनरशिप पब्लिक है। उसके बाद आप देखो कुछ इंडस्ट्रीज जो अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट होते हैं, सो उनको हम लिखेंगे ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल। इनको कोई इंडिविजुअल मतलब ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के होते हैं, इनके सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एजेंसीज का काम नहीं होता। इनको खुद कोई पर्सनली कोई बंदा खुद इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको बोल रहा है, यानी खुद ही उसने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया और किसी जगह इंडस्ट्री आपने एस्टेब्लिश की है। तो दैट आर नोन एज, हम उसी को बोलते हैं हम दिस इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज या प्राइवेट इंडस्ट्रीज या प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्रीज और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जरूरी नहीं है कि एक ही शख्स इसको ऑपरेट करेगा। इसका ये मतलब आप देखो दो चार पर्सन्स ने, दो चार इंडिविजुअल्स ने इकट्ठे कैपिटल किया है तो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की है। क्यों, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिनमें लार्ज कैपिटल की जरूरत होती है, तो एक इंडिविजुअल के पास पॉसिबल नहीं होता है। तो दो या दो से ज्यादा, 3 4 5 10 यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये आपने मतलब शेयर कर रहे हैं कैपिटल का और इन्वेस्ट कर रहे इन इंडस्ट्री में, तो हम या एस्टेब्लिश कर रहे हैं इंडस्ट्री, तो हम उसको बोलते हैं हम यानी दिस प्राइवेट, उसको भी बोलेंगे। जो आप देखो 4 10 15 पर्सन की होगी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने इकट्ठे पैसे इकट्ठे म्यूचुअली किए है और इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया है, या किसी खुद ही अकेले किसी के पास उतना मतलब कैपिटल है तो वो खुद ही इंडिविजुअली यानी एस्टेब्लिश कर सकता है। तो जो इंडस्ट्री कोई ग्रुप या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑपरेट कर रहा है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज को कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ नेशन के नहीं है, पब्लिक ऑफ नेशन के नहीं है, बल्कि किसी पर्सनल वो है, किसी पर्सन की है, किसी इंडिविजुअल की है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो उन इंडस्ट्रीज को इंडिया में बोला जाता है प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्रीज या इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल की है, गवर्नमेंट ऑफ नेशन की नहीं है। तो उन्हीं में अगर हम देखेंगे ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, उनमें बेटा एक आती है दैट इज नोन एज द टिस्को। एक टिस्को है, बजाज ऑटो, बहुत सारे हैं, और डाबर इंडस्ट्रीज है। टिस्को अगर हम देखेंगे टाटा आयरन स्टील कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा आयरन स्टील कंपनी, यानी जिसको हम बोलते हैं जमशेदपुर आयरन स्टील प्लांट, टाटा रतन ने इसको एस्टेब्लिश किया है। टाटा रतन आप देखो प्राइवेट ओन्ड है, ये किसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, ये हमारा नेशनल प्लांट नहीं है। हाँ, हमारे नेशनल स्टील प्लांट्स भी है जिनको हम लिखते हैं सीधे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो बहुत सारे नेशनल प्लांट्स है, टुगेदर स्टील अथॉरिटी है। लेकिन ये टिस्को जो है दुर्गापुर आयरन, सॉरी दुर्गापुर नहीं है, ये जमशेदपुर आयरन झारखंड में है, तो दैट इज नोन एज दिस बजाज ऑटो लिमिटेड। ये बजाज के ऑटोमोबाइल्स बनाती है या बाकी बजाज के प्रोडक्ट्स बनाती है, इंडिविजुअली है। डाबर है, डाबर प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं मार्केट में, तो ये फूड से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे रिलायंस है या जैटमीन जियो वगैरह आज है, उसका एयरटेल है, ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है, या अशोक लेलैंड है, रैनबैक्सी है, फार्मास्यूटिकल, बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज है जो प्रोडक्शन कर रही है, कुछ ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कर रही है। जैसे मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल दिस बजाज भी बनाता है, टीवीएस है, या उसके अलावा आप देखो मारुति सुजुकी है या हुंडई है, दीज आर दी प्राइवेट ओनर, ये इंडिविजुअली है। और उसके अलावा आप देखो टिस्को है, ये आयरन स्टील बनाता है, बजाज तो बजाज के प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनाता है, डाबर वगैरह, सो दीज आर नोन एज दी, या एयरटेल कम्युनिकेशन है, रिलायंस जियो वगैरह, तो या उसके अलावा रैनबैक्सी है या कैडला है, ये फार्मास्यूटिकल है, दीज आर प्राइवेट ओनर्ड इंडस्ट्री, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो कोई और हो, तो दैट आर नोन एज दी दिस प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे बेटा आप एक और पॉइंट याद रखो, जो मैंने यहाँ पे बोला ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, हैवी मशीन, लार्ज स्केल। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेटा जो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, या आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, जो आयरन स्टील प्लांट्स वो भी लार्ज है। एक आयरन स्टील प्लांट में बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, लार्ज मशीनरी टेक्नोलॉजी की जरूरत। जो आयरन स्टील प्लांट्स है, जो आयरन स्मेल्टिंग प्लांट्स है, या उसके अलावा अगर हम देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल जो भी है वो भी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल इनको बोला जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और उसके अलावा आईटी इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज, तो दीज आर नोन एज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो अब आपने देखा यहाँ पे
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर द फोर। एक तो मैंने बोला पब्लिक सेक्टर, दूसरा मैंने बोला कौन सा, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में मैंने बेल बोला, सेल बोला, हाल बोला, एनटीपीसी बोला, एनएपी। और प्राइवेट सेक्टर में मैंने टिस्को बोला, टीआईएससीओ, टाटा आयरन स्टील कंपनी। और प्राइवेट है बजाज ऑटोमोबाइल्स है, डाबर। उसके अलावा आप खुद भी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर सकते हो। So now next, that is the third type on the basis of ownership, that is the joint sector industries. बेटा यू नो डेट ओनरशिप पे हम 4 क्लासेस कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को। तो उनमें जो थर्ड टाइप है, एक तो मैंने आपको पहले बोला पब्लिक सेक्टर, और दूसरा मैंने बोला प्राइवेट, जो टोटली किसी इंडिविजुअल की होंगी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और जो टोटली गवर्नमेंट ऑफ नेशन के होंगे तो डेट आर नोन एज द पब्लिक। और अब हम देखेंगे जॉइंट। जॉइंट मीन्स इकट्ठे, जो इंडस्ट्रीज यानी पार्शियली उन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी कंट्रोल कर रहा है, और कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल उन पे कंट्रोल कर रहा है, तो हम उनको बोलेंगे जॉइंट। मतलब वो गवर्नमेंट के भी है, पब्लिक के भी है, और किसी इंडिविजुअल ने भी उसमें अपना मतलब कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो आप देखो जहां पे गवर्नमेंट एक साइड में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरे साइड में एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो हम इनको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ऐसे भी इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी इंडिया में, तो दैट आर नोन एज द अंडर द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेशन या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, क्योंकि नेशन में स्टेट्स भी होते हैं। विच आर जॉइंटली रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेशन एंड इंडिविजुअल आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो जॉइंटली जिन इंडस्ट्रीज को रन कर रहा है, एक साइड में गवर्नमेंट ऑफ नेशन और दूसरे साइड कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो ये जॉइंटली किसी इंडस्ट्री के ओनर है, मतलब गवर्नमेंट और कोई इंडिविजुअल भी है। सो दैट आर नोन एज द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। उन्हीं को बोलते हैं हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, नॉट कोऑपरेटिव, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इंडिया में कौन सी एग्जाम्पल ऐसी है? ऑयल, यानी ऑयल का मतलब क्या है? ऑयल इंडियन लिमिटेड है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इट इज ए जॉइंट ओन्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जॉइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मीन्स ये पब्लिक में भी पढ़ रही है और प्राइवेट में भी पढ़ रही है, तो हम इनको बोलते हैं जॉइंट। मतलब इसको कोई इंडिविजुअल ने उसने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया है और दूसरे साइड ने सम अमाउंट ऑफ शेयर, कुछ शेयर इसमें गवर्नमेंट ऑफ नेशन भी कर रहा है, तो आप देखो बन गए ना जॉइंटली। तो ये इंडिया में आप देखो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, और दूसरी जो है मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह बनाती है, तो ये भी आप देखो जो ये मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ये एक्चुअली जॉइंटली है। इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नेशन, यानी आप देखो एंड आल्सो ए इंडिविजुअल आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड मारुति उद्योग लिमिटेड। और उसके बाद आप देखो फोर्थ जो लास्ट क्लास है इंडस्ट्रीज का, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन से हो गई? ये भी एक किस्म इंडस्ट्रीज का है। तो ये हम देखेंगे ये कौन से आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर। बेटा ये वो इंडस्ट्रीज होते हैं इनको ऑपरेट और ओन प्रोड्यूसर ही खुद कर रहा है। मतलब इस इंडस्ट्री को जिसने एस्टेब्लिश किया है, किसी पर्सन ने या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने इसको एस्टेब्लिश किया है। एस्टेब्लिश करने के बाद इस इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, वो जो रॉ मटेरियल की सप्लाई इसको आनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो वो रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहा है या खुद इसको सप्लाई कर रहा है। मतलब जिन इंडस्ट्री में खुद ओनर यानी ऑपरेटर, ओनर एंड ऑपरेटर, यानी जिसकी ये है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, वो खुद इस इंडस्ट्री का सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल होगा या प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि किसी जगह वो सप्लाई करता है, किसी जगह वो प्रोड्यूस करता है, खुद ही इसका सप्लायर और प्रोड्यूसर होगा। तो उन इंडस्ट्रीज को बोला आएंगे ये प्राइवेट में ही, लेकिन उन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है कोऑपरेटिव, क्योंकि ये कोऑपरेशन में चल रही है। क्यों? आपको एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। पहले आप देखो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर आर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जिस इंडस्ट्री को खुद ही सप्लायर ओनर होगा, खुद ही प्रोड्यूसर होगा, तो उस इंडस्ट्री को बोलते हैं हम कोऑपरेटिव आर बोथ, यानी यहाँ खुद ही प्रोड्यूसर और सप्लायर होगा। तो एग्जांपल अगर हम देखेंगे वर्कर्स एंड बो आर बोथ, वर्कर्स आर बोथ,
यानी ये ओनर भी है और वर्कर भी है। यानी जिस इंडस्ट्री में कोई ओनर खुद वर्कर है, खुद ओनर है, खुद वर्कर है, सप्लायर भी है, सप्लायर तो खुद ही वर्कर हो गए ना, खुद ओनर है, खुद सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है, खुद प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल और खुद इस इंडस्ट्री में वर्कर भी है। मतलब वहां पे वो खुद और भी वर्कर्स होंगे लेकिन खुद भी एज ए वर्कर काम कर रहा है। मतलब उस इंडस्ट्री को आप देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा दिस टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, रतन टाटा तो खुद काम नहीं करेंगे, रिलायंस जियो, तो वहां पे आप देखो अंबानी वगैरह खुद काम नहीं करेंगे, वो तो खुद बैठे हैं, उनके वर्कर्स होते हैं, वो खुद प्रोड्यूसर नहीं है, वो खुद सप्लायर नहीं है, वो खुद वर्कर नहीं है, उसको बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। इसी तरफ आप देखो फॉर एग्जांपल और दिस सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या गवर्नमेंट खुद काम करेगा? नहीं, गवर्नमेंट ने उसमें वहां एम्प्लॉइज रखे हैं, तो खुद प्रोड्यूसर वर्कर नहीं है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। जो इंडिविजुअल है किसी की, उसको प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो ओनर होता है वो वर्कर या सप्लायर नहीं होता है। जैसे आप देखो टिस्को विस्को वगैरह, तो या बजाज ऑटो लिमिटेड, जिसकी बजाज है वो खुद तो काम नहीं करेगा वहां पे, जो रिलायंस वगैरह है, जियो है, वो खुद काम नहीं करेगा। तो इसी तरफ आप देखो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है कि उनके वर्कर्स, सॉरी उनके ओनर्स खुद वर्कर्स होते हैं, या उनके ओनर्स खुद सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, खुद प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल होते हैं। तो वही बेटा मैंने यहाँ पे लिखा कोऑपरेटिव, आप देखो इसलिए थोड़ा प्राइवेट से हटके है, एक्चुअली है प्राइवेट बट हटके है, क्योंकि प्राइवेट में वो खुद ओनर वगैरह काम नहीं कर रहा, सप्लायर नहीं होता, वर्कर खुद नहीं होता, इसमें खुद वर्कर भी होता है। और आर ओनड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर, जिसको खुद ही प्रोड्यूसर और ओनर सप्लायर क्या होगा, जिसका ओनड एंड ऑपरेटेड बाय खुद, यानी उसी को हम लिखते हैं कि सप्लायर खुद रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला है, खुद ओनर भी है, खुद सप्लायर है, खुद ओनर भी है। और या हम लिखेंगे वर्कर्स आर बोथ, यानी ये ओनर वर्कर भी होगा इसमें, या खुद सप्लायर होगा। एग्जाम्पल अमूल, बेटा अमूल क्या है? AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। जो ये आनंद है मिल्क यूनियन लिमिटेड, बेटा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है ये मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है। ये फॉर एग्जांपल जिनको हम डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जैसे कर्ड वगैरह, आप देखो चीज बटर एटसेट्रा, ये प्रोड्यूस कर रही है ये। लेकिन जो ये आनंद है, ये खुद इसका प्रोड्यूसर भी है, खुद सप्लायर भी है, खुद वर्कर भी है। कैसे? इसके पास फॉर एग्जांपल डेयरी फार्म होगा, डेयरी फार्म में आप देखो बफेलो, काऊ, गोट वगैरह, उनको ये रियर कर रहा है खुद, तो इनसे मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। मिल्क तो जब प्रोड्यूस हुआ और उसको सुबह इस फैक्ट्री में, इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस किया गया। प्रोसेस क्यों किया गया? इसको पैकिंग करनी है, इसको प्रिजर्वेटिव डालना है ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए, ताकि ये 4 महीने 5 महीने। आप अक्सर देखते हो मिल्क पैक्स पे, अमूल मिल्क पे आप लिखते हो जो पैक आता है, चाहे पॉलिथीन में आता है, किसी प्लास्टिक वगैरह अदर में आता है, तो आप उसमें चाहे वो मिल्क होता है, कर्ड होता है, या कोई और मिल्क का प्रोडक्ट होता है, तो उस पर लिखा होता है कि वैलिड फॉर 6 मंथ्स, वैलिड फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो आप देखो ये मिल्क आप देखो परशेबल आइटम है, ये परशेबल गुड है, ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में डिस्पोज होना चाहिए। जब हम गांव से गोट से मिल्क लेंगे तो एटलीस्ट 2 दिन में ये क्या डिस्पोज होना चाहिए। अगर ये डिस्पोज नहीं हुआ तो ये क्या होगा? दिस परशेबल आइटम है, ये खराब होगा। जैसे वेजिटेबल्स वगैरह अगर 2-3 दिन में कंज्यूम हो गए तो ठीक है, अगर नहीं तो खराब होती है। सेम ये मिल्क है। अब क्या कर रहा है? इसने खुद प्रोड्यूस किया, इसके पास आप देखो यानी काउ गोट वगैरह है या बफेलो एटसेट्रा, उनसे वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो वो लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो या खुद आप देखो और भी बाकी एरिया से कलेक्ट कर रहा है, मतलब डिफरेंट रूरल एरिया से ये खुद कलेक्ट करता होगा। एक तो खुद प्रोड्यूसर है, लेकिन गौर से बेटा सुनना, ये इसने घर में रखा होगा क्या, यानी बहुत सारे बाफेलोज, उनसे मिल्क है ना, हो गए ना खुद प्रोड्यूसर। या आप देखो उतना चलो वो मिल्क उसको काफी नहीं है, या उसने घर में नहीं रखा है डेयरी, तो उसके बाद वो आप देखो डिफरेंट रूरल एरिया से, विलेजेस में अक्सर लोग ये काव वगैरह को पालते रहते हैं, तो उन विलेजेस में जाके मिल्क कलेक्ट कर रहा है, हर हाउस होल्ड से मिल्क कलेक्ट कर रहा है, मतलब बहुत सारे एरिया में ये घूम रहा है। तो ये आनंद आप देखो, और किया ना खुद, यानी आप देखो ये मिल्क कलेक्ट तो किया, फिर इसको सप्लाई कहां पे? अपनी इस इंडस्ट्री में, तो है ना खुद सप्लायर या खुद प्रोड्यूसर। चाहे इसने खुद मिल्क प्रोड्यूस किया, खुद इसने आप देखो एनिमल्स को रियर करने के बाद मिल्क प्रोड्यूस किया और उस मिल्क को प्रोसेस किया अमूल में, यानी इस इंडस्ट्री में, या इसने मिल्क डिफरेंट एरिया से कलेक्ट किया, तो सप्लायर बन गई ना। इसने अपनी ही इंडस्ट्री को खुद, ये सप्लायर है, और इसने अपनी इंडस्ट्री में सप्लाई रॉ मटेरियल किया और उसके बाद वहां प्रोसेस होता है,
तो ये हम इसको बोलेंगे कोऑपरेटिव। क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव। या ऐसा भी होता है दो चार इंडिविजुअल्स उनके पास अपना उन्होंने डेयरी फार्म खोला है। तो आप देखो इन चार इंडिविजुअल्स का चार डेयरी फार्म से मिल्क आता है, फिर इन चारों ने इकट्ठे एक फैक्ट्री भी डाली है, एक इंडस्ट्री डाली है। जब इंडस्ट्री डाली है तो 4 5 10 या आप देखो इंडिविजुअल्स है, वो खुद फॉर एग्जांपल डेयरी फार्मिंग कर रही है, उन्होंने यानी मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। तो 4 या 5 या 10 पर्सन से 10 इंडिविजुअल से बहुत सारा मिल्क प्रोड्यूस होगा। फिर इसको अपनी ही फैक्ट्री में खुद इन्होंने इकट्ठे एक फैक्ट्री डाली है, उसमें इसको प्रोसेस कर रहे हैं, फिर मार्केट में बेच रहे हैं। तो आप देखो ये कोऑपरेटिव में चल रही है, यानी ये कॉपरेशन से चल रही है। या आप देखो प्रोड्यूसर भी है और खुद ओनर भी है। तो इसीलिए हम इसको अमूल को लिखते हैं क्या, इसका जो ऑनर है ये खुद सप्लायर है, ये खुद प्रोड्यूसर है, या खुद वर्कर भी है, ये खुद वर्किंग कर रहा है। तो इसलिए इसको बोला गया कोऑपरेटिव। क्या बोला गया? जिस इंडस्ट्री में यानी ऑनर एज ए वर्कर भी होगा, ऑनर एज ए खुद सप्लायर एंड प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, इटसेल्फ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल होगा, उसको बोलते हैं हम, यानी प्राइवेट है बट उसको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव। तो एग्जांपल जो बेस्ट है अमूल, ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है। उसके बाद सुधा डेयरी, ये भी डेयरी से रिलेटेड है। बेटे जो सुधा के प्रोडक्ट्स आते हैं, सुधा डेयरी के प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, तो इसका जो आप देखो जो ऑनर है वो खुद सप्लायर और प्रोड्यूसर है, वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, खुद सप्लाई कर रहा है, फिर उसको प्रोसेस कर रहा है और सुधा डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल कराता है। तो जो सुधा डेयरी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, इसमें जो प्रोड्यूस किया जाता है वो इसको हम बोलेंगे क्या, कोऑपरेटिव, क्योंकि इसका ऑनर वर्कर वगैरह खुद ही है। तो उसके अलावा शुगर मिल्स इन महाराष्ट्र, शुगर मिल्स इन महाराष्ट्र। बेटा जो शुगर मिल्स होते हैं, यूजुअली शुगर मिल्स में क्या होता है कि शुगर मिल्स सीजनल होते हैं। क्यों? शुगर कैन को हमने जब हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद इसको हम इमिडिएटली विद इन नो टाइम इसको अगर प्रोसेस किया जाएगा ना, क्रैशिंग की जाएगी, तो शुगर यानी इससे बहुत ज्यादा ग्लूकोज वगैरह शुगर प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हम उसको बाद में देरी के बाद करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये ड्राई होगा, फिर इससे आप देखो सफिशिएंट या एडिकेट हमें क्रॉप नहीं निकलेगा, शुगर नहीं निकलेगा। तो जो ही हार्वेस्ट करते हैं हम इमिडिएटली इसको क्रैशिंग कर रहे हैं। तो आप देखो ये उसी टाइम, ये इंडस्ट्रीज उसी टाइम चल रही है जिस टाइम आप देखो हार्वेस्टिंग सीजन होता है। तो उसके बाद आप देखो क्यों हम हार्वेस्टिंग के ही सीजन में इसको क्रैश कर रही है। हम इसको स्टोर नहीं रखेंगे, आज हार्वेस्ट किया फिर आप देखो फ्यूचर में इसको स्टोर करेंगे फिर इसको क्रैश करेंगे, नहीं। क्यों? ये खत्म होता है, ये परशेबल है, ये शुगर कैन है, ये परशेबल है, ये खत्म होता है, फिर इसे शुगर वगैरह नहीं होता, तो इसको इमीडिएटली होता है। तो आप देखो ये जब हार्वेस्ट किया उन्हीं 2 3 महीनों में शुगर मिल्स काम कर रही है क्रैशिंग। उसके बाद आप देखो क्रॉप खत्म हुआ, क्रॉप की हार्वेस्टिंग खत्म हो गई, तो शुगर मिल्स का रॉ मटेरियल भी खत्म होगा। तो मतलब ये सीजनल है, यानी ये उन्हीं 2 4 महीने चलती है, जिन 2 4 महीने या 2 3 महीने हार्वेस्टिंग सीजन चलता है, तो उन्हीं में ये प्रोसेस कर रही है। तो उसके बाद क्रॉप वगैरह खत्म हो गया, हार्वेस्टिंग खत्म हो गया, तो आप देखो क्रॉप भी अवेलेबल नहीं है, तो शुगर मिल्स क्या करेंगे, तो ये सीजनल होते हैं, अंडरस्टैंड। तो इनको बोलते हैं हम सीजनल मिल्स, क्योंकि हमें इमीडिएटली इसको क्रैश नहीं करना। अगर आप देखो ये सीजनल ना होते, अगर शुगर कैन को हम बचा के रखेंगे, हार्वेस्ट किया, फिर आगे जाके इसको करेंगे, जब भी हमें टाइम मिलेगा, जब भी मर्जी होगी तब इसको यानी प्रोसेस करेंगे इंडस्ट्री में। लेकिन अगर हम देर के बाद प्रोसेस करेंगे तो एट दैट टाइम, एट दैट दिस लॉन्ग टाइम प्रोसेस के बाद उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा नहीं होगा, ये ड्राई अप होता है, इसलिए इमीडिएट। तो इसलिए आप देखो नेक्स्ट टाइम, आप देखो नेक्स्ट जो आता है क्रैशिंग के बाद, जब मतलब नॉन अवेलेबल होता है, यानी शुगर कैन अवेलेबल नहीं होता है, तो हार्वेस्टिंग से ऑफ जब होती है तो उस टाइम हमें शुगर कैन भी नहीं होता, तो इनके लिए रॉ मटेरियल तो सीजनल है। अब लिसन, अगर आप देखो एक फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है शुगर कैन, लेकिन अगर इसने इसको इमीडिएटली क्रैश नहीं किया तो इसका शुगर कैन खत्म होगा, इसका क्रॉप खत्म होगा, इसको बेनिफिट नहीं होगा। तो इसको वहां पे यानी शुगर मिल्स भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसलिए आप देखो फार्मर्स अगर प्रोड्यूस करेंगे और वेट करेंगे शुगर मिल्स में, तो उनको टाइम नहीं आएगा वो क्रश। तो क्या कर रहे हैं अब फार्मर इकट्ठे, मतलब किसी एरिया में फार्मर शुगर कैन प्रोड्यूस कर रही है, तो आप देखो 2 4 फार्मर्स, 5 10 फार्मर्स, आप देखो वो खुद इन 5 10 फार्मर्स ने, बेटा ये आप देखो 5 10 फार्मर्स है, इनके अपने अपने खेत है, इनके अपने अपने फार्म फील्ड्स है, तो ये अपने अपने फार्म फील्ड पे शुगर कैन प्रोड्यूस करे, और एक इकट्ठे इन 10 या 5 ने इकट्ठे यूनियन में एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की है, शुगर मिल एस्टेब्लिश की है। तो यही 10 खुद इसको सप्लाई कर रही है। क्यों? अगर आप एक ही फार्मर प्रोड्यूस करेगा और खुद ही एक ही फैक्ट्री, लेकिन वो अपनी फैक्ट्री के लिए कितना प्रोड्यूस करेगा उसके लिए, तो आप देखो 10, जब 10 प्रोड्यूस करेंगे तो 10 तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, 10 को बहुत ज्यादा एनफ शुगर कैन अवेलेबल होगा।
तो आप देखो इकट्ठे इन्होंने, आप देखो इनको जल्दी टाइम भी मिलता है क्योंकि इन्हीं 10 का करना है। अगर हम शुगर कैन नहीं, अगर हम कोई पर्सन शुगर कैन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेगा, लेकिन आप फार्मर्स उसको वेट करेंगे, उनको वहां टाइम नहीं मिलेगा, उनको वहां जल्दी यानी टर्न नहीं मिलेगा प्रोसेसिंग के लिए। तो फार्मर क्या कर रहा है, अपनी ही शुगर इंडस्ट्री डाल रही है, अपनी ही शुगर मिल डाल रही है। तो क्यों, इनको पता है हमें इमीडिएट इसको क्रैश करना है, जितना इमीडिएट क्रैश करेंगे उतना बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, उतना शुगर कंटेंट ज्यादा मिलेगा। तो आप देखो एक ही फार्मर भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि उतना आप देखो वो कितना शुगर कैन प्रोड्यूस करेगा, तो उसको उतना मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप देखो शुगर कैन इंडस्ट्री 5, 10, 15 फार्मर्स इकट्ठे डालते हैं। तो इन 5, 10 फार्मर से हुज अमाउंट ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस होता है, फिर इसको यानी वहां पे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और 5, 10 का आप देखो टाइमली यानी इन्हें गिवन टाइम होता है, लेकिन आप देखो हजारों यानी लाखों में फार्मर्स होंगे और शुगर मिल्स में वेट करेंगे, वहां टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ओन लेवल पे आप देखो ग्रुप ऑफ फार्मर्स, यानी डिफरेंट ग्रुप ऑफ फार्मर्स, डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ फार्मर्स एस्टेब्लिश कर रही है खुद शुगर मिल। और यही खुद फार्मर्स उस अपनी शुगर मिल जो इन्होंने इकट्ठे यूनियन में डाली है, और खुद ही इसके लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है, ये 5, 10 फार्मर्स, और खुद अपनी ही इस इंडस्ट्री में इसको प्रोसेस कर रही है। तो आप देखो जो ये शुगर मिल महाराष्ट्र है, ओके बेटा, शुगर मिल महाराष्ट्र, इस शुगर मिल महाराष्ट्र में आप देखो बहुत सारे शुगर मिल्स महाराष्ट्र में है। इन शुगर मिल्स में आप देखो जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ शुगर मिल्स है, ये एक्चुअली आप देखो इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने ड्रा किया है। और यही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आप देखो रेस्ट ऑफ ईयर यानी 6 महीने खेत में शुगर कैन कल्टिवेट कर रहा है। जब वो 5-6 महीने इन्होंने 5-10 फार्मर्स ने अपने अपने खेत पे शुगर कैन प्रोड्यूस किया, तो फिर इसको अपनी ही फैक्ट्री में आप देखो इसको प्रोसेस कर रही है। तो आप देखो ये ओनर भी है, सप्लायर भी है, प्रोड्यूसर भी है और वर्कर भी है। सो इन शुगर मिल्स में अक्सर अगर हम देखेंगे, यहां पे जो ओनर होते हैं वो खुद आप देखो यानी ओनर होते हैं, लेकिन वर्कर भी होते हैं शुगर मिल्स में, वो खुद फार्मर्स एक्चुअली होते हैं, और यही फार्मर्स खुद उसको प्रोसेस करते हैं। तो शुगर मिल्स को हम डालते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में। तो इस तरफ यूपी में भी हो सकता है या पंजाब वगैरह में भी हो सकता है। तो शुगर मिल्स में ये ज्यादा आप देखो, शुगर मिल्स में ये एग्जांपल ज्यादा आएगी। सो आप देखो जो शुगर मिल्स यानी महाराष्ट्र में है, उनके आप देखो ओनर्स उन्होंने खुद ही ड्रा की है। बहुत सारे यानी आप देखो लार्ज फार्मर्स ने शुगर मिल एस्टेब्लिश किया है, तो उनके आप देखो ओनर्स खुद प्रोड्यूसर, खुद वहां प्रोड्यूस करता है। फिर आप देखो प्रोड्यूस करने के बाद खुद अपनी फैक्ट्री में आप देखो या इकट्ठे 10-15 फार्मर्स ने इकट्ठे ड्रा किया, खुद प्रोड्यूस करके गए, फिर इसी के लिए अपनी शुगर मिल के लिए आप देखो यहां पे प्रोसेस किया। तो इनको डबल बेनिफिट मिल रहा है, एक तो सप्लायर भी खुद है, वहां से भी बेनिफिट, और फिर शुगर प्रोड्यूस कर रही है यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट में, उससे भी उसको फिर यानी फर्दर दिस एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, तो इनको डबल बेनिफिट मिल रहा है। और ये खुद सप्लायर भी है, खुद ओनर भी है। सो फॉर दैट इंडस्ट्रीज वायर दे ओनर इज इटसेल्फ एज सप्लायर और प्रोड्यूसर, किसी जगह वो सप्लायर होगा, किसी जगह प्रोड्यूसर होगा, या किसी जगह आप देखो वर्कर वगैरह खुद होगा। सो दैट आर नोन एज द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। उसके बाद बेटा एक और है द क्वायर, COIR, द क्वायर इंडस्ट्रीज ऑफ केरला। बेटा आपको क्वायर याद रखना, क्वायर इंडस्ट्रीज किन को बोलते हैं हम। लिसन, क्वायर इंडस्ट्रीज एक्चुअली आपने देखा होगा कोकोनट, जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट का जो आउटर दिस कवर होता है वो ग्रास टाइप, अंदर तो फ्रूट होता है कोकोनट, नीचे से ये कवर्ड होता है, रैप होता है उस ग्रास टाइप में, आप देखो हस्क उसको बोलते हैं हम। तो दैट इज यूज्ड बाय सम इंडस्ट्रीज। जो वो कोकोनट का आउटर कवर होता है, मैं वो लकड़ी वाला नहीं है, लकड़ी से बाहर आप देखो, पहले आप देखो लकड़ी से बाहर वो ग्रास का टाइप होता है, फिर अंदर वो लकड़ी हार्ड होता है, हार्ड शेल, तो उसको काटते हैं, फिर अंदर से कोकोनट होता है। तो आप देखो जो आप देखो इडेबल पार्ट होता है इनर वाला, तो जो आप देखो वो ऊपर से हस्क यानी वो ग्रास व्यास वगैरह इसके ऊपर होता है। तो यहां पे इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। केरला में ये बहुत सारे, केरला इज नोन फॉर, केरला जो है ये मानी जाती है क्वायर इंडस्ट्रीज के लिए। बेटा जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और क्वायर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इसको क्वायर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा उस कोकोनट हस्क के, उसके उस छिलके के आप देखो फॉर एग्जांपल रूप्स होती है, या और उसके अलावा वो मैट वैट बनाए जाते हैं, या बाकी अदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं, पर्टिकुलरली आपने यहाँ पे देखा होगा रूप्स वगैरह आते हैं,
रस्सियां वगैरह बनाई जाती है उसके लिए, उसके अलावा बैग्स भी उससे बनाई जाती है, मैटिंग वगैरह या मनी अदर प्रोडक्ट्स। तो जो इंडस्ट्री इसको प्रोसेस कर रही है उस कॉयर को, और उसके बाद उसको यूज किया जाता है। एंड केरला इज जनरली फेमस क्योंकि केरला में कोकोनट वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके छिलके वगैरह को यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस द डिफरेंट कॉयर प्रोडक्ट्स दैट आर नोन एज द कॉयर। यानी ये कॉयर, अगर हम देखेंगे इंडिया में कॉयर के लिए कौन सी मानी जाती है, केरला है, और भी होगा लेकिन जनरली केरला है। तो यहां पे आप देखो इन्हीं को बोला जाता है कॉयर इंडस्ट्री। जो ये कॉयर इंडस्ट्रीज है एक्चुअली आप देखो ये फार्मर, जो ये प्रोड्यूसर है कोकोनट प्रोड्यूसर, जिसने कोकोनट प्रोड्यूस किया है, तो एक तो कोकोनट वो तो एज ए फ्रूट जाता है मार्केट में, और दूसरा जो उसका वो आउटर छिलका वगैरह होता है उसको वो खुद प्रोसेस कर रहा है, उसको वो खुद अपनी क्वायर इंडस्ट्री में, ये एक इंडस्ट्री होती है उसमें उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे आप देखो हम कॉटन को डिप्रोसेस कर रहे हैं, डिफरेंट कॉटन टेक्सटाइल्स बनाती है, प्रोडक्ट जूट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसी तरह क्वायर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सो इन डिफरेंट क्वायर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता है, और वो फार्मर खुद, वो अब आए ना खुद सप्लायर भी, खुद प्रोड्यूसर ही, और खुद उसने क्वायर वगैरह प्रोड्यूस किया, उसको रोप्स वगैरह और मार्केट में बेच दिया। तो दैट मींस दिस इज आल्सो नोन एज द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव। तो आपको यहां पे याद रखना कोऑपरेटिव वर्ड से ही आपको पता चले ये कोऑपरेशन में चल रही है, मतलब सप्लायर भी है और कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक ही फैक्ट्री डाल रहे हैं इकट्ठे, फिर उसके खुद ही अपनी अपना अपना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप देखो खुद अपनी ही इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो सप्लायर प्रोड्यूसर डाटा नोन है। तो अमूल है, ये डेयरी है, सुधा डेयरी है, शुगर मिल्स है इंडिया में, और क्वायर इंडस्ट्री इन केरला, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। सो देयर आर द फोर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक, प्राइवेट या इंडिविजुअल भी इनको बोलते हैं हम, जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट और किसी इंडिविजुअल के होंगे, और कोऑपरेटिव में आप देखो ये एक्चुअली आप देखो वर्कर और सप्लाई खुद होते हैं। सो वही मैंने बेटा लिखा यहाँ पे, आर ओनड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर सप्लायर, यानी इनका जो प्रोड्यूसर और सप्लायर वो खुद ओनर होता है ऑफ रॉ मटेरियल। जिस इंडस्ट्री का ओनर खुद सप्लायर एंड प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल होगा, कॉमा वर्कर्स आर बोथ, या वर्कर भी होगा ओनर भी होगा, तो दैट इज नोन एज, यानी सप्लायर के अलावा प्रोड्यूसर के अलावा उसमें खुद काम करने वाला होगा, दैट इज नोन एज द कोऑपरेटिव। तो एग्जांपल आपको पता है। सो दिस वाज अबाउट द ऑनरशिप पे, ये ऑनरशिप पे इंडस्ट्रीज को क्लास, तो ये था लास्ट इसका। तो अब आपको याद रखना, एक दो आप देखो दिस सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ से सोर्स आता है, उसमें मैंने बोला एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड वगैरह। उसके बाद मैन रोल इन द सोसाइटी, सम आर बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। उसके अलावा मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कैपिटल, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। उसके बाद मैंने आपको बोला ओनरशिप पे, तो ये आपको पता ही है। और उसके बाद मैंने आपको बोला दिस बल्क या वेट ऑफ दिस रॉ मटेरियल। कुछ इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल का वेट बल्कि होता है, कुछ का लाइट होता है। तो जो उनका रॉ मटेरियल बल्कि वगैरह होता है उनको बोलते हैं हम बल्क इंडस्ट्रीज, या सॉरी हैवी इंडस्ट्रीज। और जिनके रॉ मटेरियल लाइट होता है उनको बोलते हैं हम लाइट इंडस्ट्रीज। तो उसमें मैंने आयरन स्टील के एग्जांपल दे दी, और लाइट में मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो उसके अलावा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मैंने आपको बोला, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वगैरह जो एग्रीकल्चर वगैरह। तो ये आपको याद रखने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके।